आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पेचीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने मैंडेट दिया तो उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर ने इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया। उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावड़ाकोट भी और यहां से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं है, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहां भी बाहर भी। मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहां लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है। ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है, उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे घर में यहां से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो गुलमर्ग में, क्यों? बाहर के इंसान को लीज देनी मिले। केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं, हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक काम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पर हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले,
बाहर के सेब के, जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रहबर तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी, 60,000 टेलीविजन जिनको हम रेगुलर करने के लिए हमने सब कुछ किया था, वो पेंडिंग है, उसको हम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा लागू करेंगे। जो कुक्स होते हैं स्कूलों में, जिनको 1,000 रुपए मिलता है, उनको 2,500 करेंगे। होम गार्ड्स की हम ऑनरेरियम बढ़ाएंगे। रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे। डिस्टर्ब एरिया अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की बात है। रेगुलराइजेशन ऑफ एसपीओ और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है। और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाते हैं उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की, सीआईसी ऑपरेटर्स को उनका तनख्वाह बढ़ाने की, रहबर खेल रेगुलराइजेशन की बात है। और उसके बाद पावर में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके पहले भी हमने रखा है इसको, ये हमारे एजेंडे में है, कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूं। अगर वो हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हमें कंपनसेट करें, हमें उसके बदले बिजली दें ताकि हम अपने लोगों को सहूलियत दे सकें। स्किल्स को हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज वो करना चाहते हैं हम, एक जम्मू में एक कश्मीर में। डिज्नी, जो आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में कई जगह पे आर्मी से जमीन जहां हालात ठीक हुए थे खाली करवाई थी, हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे। उसके बाद चट्टू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा इसको हम खाली करेंगे, वो हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी। फ्री लीगल एड, जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द से जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स है, उनकी बेचारों की अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। दरबार मूव को हम रेस्टोर करना चाहते हैं और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेजेस से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहां से, उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे। और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ओरिजिनल टाइमिंग पे ले जाएंगे। और टेम्पल्स और मस्जिदें और गुरुद्वारों को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं। पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं। और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके बारे में खुसूसी हम अपना एक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि उनको पूरे हुकूक मिले, हेल्थ केयर मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको भी वो भी इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने इन लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजरती है। और प्रेस क्लब जिसके ऊपर इस वक्त पूरा कब्जा करके रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उससे उन चंगल से उसको छुड़ा के आप लोगों के हाथों में उसको दिया जाए और मुहर्रम के लिए एक डेडिकेटेड बजट हो। और चलिए, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पुलिस ने दहशतगर्दाना हमले को पसपा किया है। शुमाली कश्मीर के रफियाबाद में दहशतगर्दों ने हमला किया है। वातरगाम कैंप के करीब पुलिस चौकी पर यह हमला किया गया है। 2 गैर मुल्की दहशतगर्दों के फंसे होने का खदशा है, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। इनकाउंटर के मकाम पर एक लाश भी दिखाई दे रही है। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी ईशान वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, बड़ी खबर आ रही है, वतरगाम कैंप के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कुछ समय पहले ही जो ये बदरगिया इलाका है सोपोर का, वहां पे गोलीबारी हुई है जिसके बाद सुरक्षा वालों ने मोर्चा संभाल लिया है। जो पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है इलाके में भेज दी गई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उससे ये पता चला है कि एक हमला करने की कोशिश की गई थी मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें एक पुलिस और सेना की टीम को हमला बनाकर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी हमला करके, लेकिन उस हमले को जो रिपल्स कर दिया गया है और सुरक्षा बल लगातार इलाके में। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि एक बॉडी को जो है दूर से देखा गया है। अब ये कौन है वो देखा जाएगा, क्या ये वो मिलिटेंट है जिन्होंने
हमला करने की कोशिश की, लेकिन अभी डिटेल जो है वो उभर कर सामने आ रही है। जो सूत्रों से ये पता लगा है, पुलिस सूत्रों से, कि गोलीबारी हुई है, अभी भी गोलीबारी इलाके में जारी है। पुलिस ने जो है वहां पर जाने वाली जो सड़क है उसको सील कर दिया है। क्या ये इलेक्शन से पहले कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, कुछ हमला करने की कोशिश की जा रही है? हमने देखा काफी समय से जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में हालात सामान्य थे, ऐसा कोई घटना जो है अंजाम नहीं दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ऐसे हमले करने की कोशिश या साजिशें रची जा रही हैं, और जिसके बाद आज ये पहला हमला हुआ है और लगातार सुरक्षा बल जो है अब मौके वारदात पर पहुंच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ईशान, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जो आतंकी हैं उनके दरमियान क्या गोलियों का तबादला भी हो रहा है? जी देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि इलाके में वो फंसे हुए हैं और सुरक्षा बल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ गए, और ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वो इसी इलाके में आसपास हैं, क्योंकि जैसे ही ये घटना घटी तो उसी समय पर फोर्सेस की रिएक्शन जो है वो काफी तेज थी, जिसकी वजह से वो शायद भागने में कामयाब ना हुए हों। और उसके बाद जो है लगातार एरिया में सर्च किया जा रहा है, गोली की आवाजें सुनाई दी गई। हमारी आला अधिकारियों से भी बात हुई जिसने इस बात की पुष्टि की कि गोलीबारी हुई है, लेकिन सूत्र भाई बता रहे हैं कि एक बॉडी को देखा गया है। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या ये एक फिदायन हमला था या क्या सुरक्षा बलों के पास कोई ऐसा इनपुट था कि वहां पे ईशान पुलिस चौकी के करीब, ईशान बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के करीब यह हमला किया गया, ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है? क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि वहां पे करीबी पुलिस चौकी है जहां पर जॉइंट नाका था और उस पे गोलीबारी की गई। फिलहाल सुरक्षा बलों की यही प्राथमिकता है कि वो वहां पर बॉर्डर एरिया में लगाए, एरिया में पूरे को सर्च और सील कर दे, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कहां से आए, कहां पे ये छुपे हो सकते हैं। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2 फॉरेनर जो हैं इसमें वो इन्वॉल्व हैं और ये काफी ट्रेन हो सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा बलों को बहुत सफल कर ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या वो किसी करीबी बिल्डिंग में शेल्टर ले चुके हैं, इस डिटेल जो है थोड़ी देर में पता चल जाएगी, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि गोलीबारी हुई है और सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का जवाब दिया है। बिल्कुल ईशान, किस तरह का ये पूरा लोकेशन, किस तरह का ये इलाका है जहां पर ये इनकाउंटर हो रहा है या जहां पर ये आतंकी हमला किया गया था? क्या ये रिहायशी इलाका है, नागरिक इलाका है या फिर कोई जंगल का इलाका है? देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, ये सोपोर में पड़ता है। पुलिस जुरिडिक्शन जो है इसकी सोपोर की है, हालांकि ये बारामूला जिले नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, लेकिन पुलिस की जुरिडिक्शन जो है वो सोपोर की है। वहां पर ये हमला हुआ क्योंकि नाका सड़क पे था और वहां पे पुलिस फोर्स भी है, तो वहां पर गोलीबारी हुई है। देखिए, ये बहुत साफ है कि हमला करके भागने की कोशिश जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, लेकिन क्या ये हमला कर भागने की फिराक में थे या कोई ऐसा स्टैंड ऑफ अटैक करना चाह रहे हैं जिसमें ये पहले गोलीबारी करते हैं और फिर बिल्डिंग में छुपकर जो है काफी देर तक लड़ने की कोशिश करते हैं? ऐसा हमने काफी समय से नहीं देखा है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है वो कहाँ छुपे हैं। अगर फॉरेनर है तो उनके पास कोई आधुनिक उपकरण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो उनको निशाना बना सकते हैं, जो कि हमने जम्मू क्षेत्र में देखा हुआ है। तो यही देखते हुए आराम से इस ऑपरेशन को या सर्च जो चल रही है उसको करने की कोशिश की जा रही है, और टॉप ऑफिशियल जो है लगातार सुरक्षा को श्रीनगर से मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसे हमले जो है काफी समय से नहीं हुए हैं कश्मीर में। पूरा फोकस सिक्योरिटी एजेंसी का जम्मू पे था और अचानक से ऐसा हमला होना कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले सनसनी फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो लगातार इस हमले पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हो इस बार दोनों कांग्रेस और इसकी टक्कर है, दोनों बीजेपी की। अच्छा, बदलाव होना चाहिए, होना भी जरूरी है, क्योंकि एक बंदे को रखे तो वो भी भारी होता चला जाता है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। माहौल बस बढ़िया। अच्छा, किसका माहौल है? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को क्यों है? कांग्रेस और बदलाव होना चाहिए। हम अपना फर्ज निभा देंगे, वो अपना वो तो धरना मार देंगे। अब आगे चल के पता नहीं किसका आएगी सरकार, किसकी नहीं। काम तो ठीक हो रहे हैं सब कुछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीडीपी के साथ इत्तेहाद के बारे में कहा कि अब पीडीपी के साथ इत्तेहाद की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है और यहां
तरक्की हो रही है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में फिर से सेपरेट फ्लैग लाने का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रहे, क्या पूछना चाहता हूं। आर्टिकल 370 हटाकर 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर अशांति फैलाना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, पत्थरबाजी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर एनकरेज करना, ये कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करे, ये देश के जनता को बताना चाहिए। जो हम आर्टिकल 370 हटाकर जितने भी एक्ट लाए हैं अलग अलग, उसमें जो 890 सेंट्रल लॉ अप्लाई किया है, उसमें लगभग बहुत एक्ट बदलाव भी किया है। वुमेन कमीशन का एक्ट, बीसी कमीशन का एक्ट, शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट का एक्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डोलर्स का एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अट्रैसिटीज अगेंस्ट दी एससीज एंड एसटीज एक्ट, ऐसी अलग अलग अट्रैसिटीज का एक्ट भी शेड्यूल ट्राइब का हो, वुमेन का हो, एससीज का हो, अट्रैसिटीज का एक्ट हम लाए हैं। ये सब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया गवर्नमेंट जितने भी एक्ट लाए हैं वो रिपील करने का घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका मैनिफेस्टो में बताया गया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में खींचतान मची है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के सवालों के बौछार से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई है। अमित शाह ने इत्तेहाद को लेकर 10 सवाल पूछे थे। सीटों के बंटवारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ बातों से भी कांग्रेस फिक्रमंद है। सलमान खुर्शीद, भरत सिंह सोलंकी, गजेंद्र सिंह रंधावा और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हो गए हैं। उधर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने पीडीपी के जारी करदा इंतखाबी मंशूर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस मंशूर को पीडीपी की जानिब से दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिश करार दिया है। रैना ने कहा कि तमाम पार्टियां जिनमें पीडीपी, एनसी और कांग्रेस शामिल हैं, पाकिस्तान और दहशतगर्दों को खुश करने में मसरूफ है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई की बात नहीं करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो हो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या पीडीपी का मैनिफेस्टो हो, ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, आग लगाकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जब एनसी हुकूमत में थी, कांग्रेस और पीडीपी जब जब यहां सरकार में रही, उस दौर में जम्मू कश्मीर की कितनी बुरी हालत थी। जब ये लोग सरकार में होते थे तब तो इन्होंने कभी किसी का भला किया नहीं। 70 साल जम्मू कश्मीर में पीओजे के वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हक के लिए तड़पते रहे, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी तमाशा देखती रही। 70 साल गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी तमाशा देखती रही। 70 साल जम्मू कश्मीर को बर्बादी के मंजर अगर किसी ने दिखाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी है। आज जब जम्मू और कश्मीर की आवाम ने
इन सियासी जमातों को नकार दिया है तो इनको अपने मैनिफेस्टो याद आते हैं। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को अपना वो दौर याद करना चाहिए जब वो हुकूमत में थे और हुकूमत के दौरान उन्होंने क्या क्या किया। रेडिसन कलेक्शन श्रीनगर के बाहर कांग्रेस कारकुनान की खासी तादाद मौजूद है। कांग्रेस के आला क़यादत की मीटिंग इस वक्त जारी है। कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कांग्रेस के डीडीसी मेंबर इनायत राथर ने कहा कि हम हाईकमान के हुक्म की तामील करेंगे। उन्होंने कहा कि ये छोटे मसाइल हमें बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखने से रोक नहीं पाएंगे। वहीं दिल्ली से आया कांग्रेस का वफ्द मीटिंग के बाद श्रीनगर के कांग्रेस भवन में पार्टी कारकुनों से भी खिताब करेगा। इस वक्त हम श्रीनगर के रेडिसन होटल के बाहर है, जहां पे अभी कांग्रेस की डेलीगेशन दिल्ली से पहुंची है, जिसमें भरत सिंह सोलंकी, सलमान खुर्शीद है, सुखजिंदर सिंह रंधावा है। अंदर अभी मीटिंग चल रही है, वर्कर्स जो हैं बाहर हैं, इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताएं हुजूर। मेरा नाम इनायतुल्लाह राथर, मैं डीडीसी कुलगाम हूँ इस वक्त, फैसल कुलगाम का। तो ये बताइए, अभी मीटिंग चल रही है, अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे इस वक्त जो अलायंस है वो अड़ी हुई है, एक तरफ से कांग्रेस, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ अभी तक सामने आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने सुना है ये गलत बात है। जो हमारी लीडरशिप ने फैसला किया है, हम सारे उस चीज के साथ हैं। हम अपने लीडरशिप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी कंसिडर किया जाए। नंबर एक, अपनी लीडरशिप को। बाकी जो दो पार्टियों के बीच में अलायंस है वो हम बात नहीं कह सकते, वो हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर अभी आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी मीटिंग स्टार्ट हुई नहीं। तो इसके बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है, जो दिल्ली से आए हैं, इन्होंने फैसला किया है कि कांग्रेस वर्करों के साथ हम बात करेंगे। जो ग्रास रूट वर्कर है, जो हमारा वोटर है, उसके साथ हम बात करेंगे। वो 4:30 बजे का टाइम इन्होंने दिया है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, कांग्रेस कार्यालय में। तो वहाँ ये बात होगी। और उससे पहले जो ये है कि क्या सिचुएशन रहेगी, वो हमारी लीडरशिप जो अंदर बैठी है, जो अभी आने वाले हैं, जो कुछ आए भी है, तो वो उस पर बात जो करेंगे वो अलग है। अलबत्ता एक चीज़ है, अलायंस अभी तक अलायंस हमारी एनसी के साथ है और हम चाहते हैं कि वो बरकरार ही रहे। अच्छा, हमने सुना कि एक जो मेन सीट है वो है बानिहाल की सीट, जहां पे कांग्रेस चाह रहा है कि वकार सुलवानी उनको ये मिल जाए, उनको मिल जाए वहां पे। और जहां पे साथ ही साथ अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां पे सजाद है। मैं समझ गया। देखिए क्या है, हर एक वर्कर का अपना राइट होता है, बिल्कुल मांगने का राइट होता है। किसका कौन सा तरीका है वो अपने तरीके से मांगता है। कोई लड़के मांगता है, कोई दामन फैला के मांगता है, बट एक वर्कर का फर्ज बनता है कि वो आके मांगे, लीडरशिप को मांग रहा है। अब ये है कि जो फैसला हुआ है, मुझे नहीं पता है कि अलायंस में क्या फैसला हुआ है। उस फैसले को उनको भी मानना चाहिए और हमें भी मानना चाहिए। लेकिन हमने सुना कि काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो नाराज हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे डीटीसी मेंबर्स हैं या बाकी मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल 20 साल से ग्रास रूट लेवल पे एक पर्टिकुलर एरिया में काम किया हुआ है, आज उनको कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए। क्योंकि हमारा अलायंस अब एनसी के साथ हो गया, एनसी का कैंडिडेट खड़ा होता है। उसमें यह है कि फिर पार्टी का मतलब क्या होता है। पार्टी, अगर पार्टी को जो आपके सोर्सेज कहते हैं कि 11 सीटें मिली है, पहले हम उन 11 सीटों पे बात करेंगे। एनसी वाले भी अपने तरीके से क्लेम करते होंगे कि ये हमारी सीट है, हमें दे दो, या हमारा कैंडिडेट मजबूत है। फैसला किनको करना है? यही लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन लोगों को वोट देना है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं हर एक लीडर के साथ 10,000 लोग, 4,000 लोग, 5,000 लोग होते ही है। वो अपने लीडर को कहते हैं कि नहीं, हम आपको वोट दे देंगे। अब रास्ता होता है खुला, या तो कोई बंदा पार्टी के खिलाफ जाएगा। जब पार्टी के खिलाफ जाएगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन, या तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा या इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा। फिर इन्हीं लोगों को, अब मान लीजिए कांग्रेस ने इनायत राथर को टिकट दे दी, मान लीजिए, अब ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे तो टिकट को मुझे करना क्या है? तावीज बना के पीना तो नहीं है। वोट किनको देना है?
लोगों को तो फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे कि आपके बदले नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी कोई इशू नहीं है, वो कोई अभी इशू नहीं है, हमारा अभी वो इशू नहीं है। हमारा ये है, कंसर्न ये है कि अगर अलायंस हो गई तो दोनों पार्टी के वर्करों को थोड़ा सा होता है, ये उसमें दो राय नहीं है, ये होता है। हमारी तरफ से भी लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के भी बोलेंगे और एनसी की तरफ भी वो अपनी पार्टी को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, ये तो एक सिस्टम होता है। बाकी लास्ट में जो नतीजा होगा वो अल्लाह के फजल करम से बीजेपी के खिलाफ होगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। तो सुना आपने किस तरीके से जो वर्कर्स है, कहना उनका यही है कि जो भी फैसला हो हम साथ ही लड़ेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, लेकिन एक म्यूचुअल कंसेंसस पे हम ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।